should know as a publisher who published the first anthology. Like in Hindi we say the संग्रह और संकलन, जिसने सबसे पहले शुरुआत की कविताओं के संकलन के रूप में। और जो व्याट और सर्रे को हमने पढ़ा था, जिन्होंने पेट्रार्कन जो सोनेट है, तो थॉमस जो है वो उसको लेकर के आते हैं। तो उसी को मतलब सबसे शुरू में उन्हीं के जो पोयम्स का कलेक्शन है उसको ये पब्लिश करते हैं। तो रिचर्ड टोटेल का जो लाइफ स्पान है वो ये है 1528 टू 1594। और इनके वर्क को टोटेल्स मिसलेनी इन हिंदी यू से कि मिसलेनियस जैसे बोलते हैं ना कि विविधता, तो इन्होंने दूसरे लोगों की पोयम्स को पब्लिश किया। तो द पब्लिशर एक तो ये पहचान रखनी है, नॉट अ पोएट नन ऑफ द पोयम्स इन द कलेक्शन, और जो ये कलेक्शन है इसमें इनका कोई भी पोयम नहीं है। रैन प्रिंटिंग बिजनेस एट द हैंड एंड स्टारफली। समटाइम्स जो टेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टाइप की चीजें भी पूछ लेते हैं कि इनकी प्रेस का क्या नाम था। फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन, बट नेट जेआरएफ रेयर है इस टाइप का। हिज ग्रेट एक्ट पब्लिश्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1557। तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस में। द एंथोलॉजी नाउ यूनिवर्सली कॉल्ड टोटल्स मिसलनी, हिज स्टेटेड पर्पज एक ये है कि इन्होंने ये सब क्यों किया। तो ये टू द ऑनर ऑफ द इंग्लिश टंग एंड फॉर प्रॉफिट ऑफ स्टूडियस, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो जो स्टूडियस लोग हैं, और जो इंग्लिश की जो वाणी की चतुरता है, इलोक्वेंस है, इंग्लिश का स्किल जो बोलने का स्किल है उसको जो पाना चाहते हैं उनके लिए। नेशनल प्राइड इन इंग्लिश एज ए पोएटिक लैंग्वेज, तो इंग्लिश के सम्मान में इन्होंने ये सब किया। और जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड कि इस वर्क का जो टाइटल है, फुल नेम उसका क्या है, तो ये है उसका क्योंकि ये लॉर्ड हेनरी हॉवर्ड जो उस टाइम पे अर्ल थे सर्रे के। अर्ल बोलते हैं जो एक कुलीन व्यक्ति होता है, राजा से 2-3 स्टेज बाद के, मतलब एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति उस समय की सोसाइटी में, इसलिए उनके नाम उनका नाम इसमें स्टार्टिंग में आता है। जबकि इसमें जो पोयम्स हैं, सोनेट्स हैं, वो ज्यादा किसके हैं? सर थॉमस व्याट के। तो वो कुल कितने हैं? 96। हेनरी होवार्ड के 40, और ये निकोलस ग्रीमेल्ड जो हैं ये कैम्ब्रिज में उस समय, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या थी? ह्यूमनिस्ट जो विचार हैं उनका एक सेंटर था। तो हु हेल्प टोटल प्रिपेयर द कलेक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल। तो एज ऑफ रिवाइवल में कैसे करके मतलब क्लासिक्स का रिवाइव होता है। तो इंग्लिश में जो सोनेट्स का रिवाइव हो रहा है उस समय पे, मतलब जो एक इटालियन जो लिटरेरी का इटालियन जो लिटरेचर है उसके वर्स को, उसके कविता के लिखने के तरीके को थॉमस व्याट जो है ना पेट्रार्क के तरीके को इंग्लैंड में लेके आ रहे हैं। तो अनसर्टेन ऑथर्स भी इसमें 94 हैं। तो इस तरीके से 271 सोनेट्स हो जाते हैं इसमें कुल। तो सर्रे का नेम क्यों फर्स्ट दिया ये सब बता दिया। फिर इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये फर्स्ट मेजर प्रिंटेड पोएट्री एंथोलॉजी। तो ये सबसे पहला क्या है? प्रिंटेड जो है वो पोएट्री एंथोलॉजी है इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में। और सोनेट को क्या है? डोमिनेंट लिरिक, इसके बाद ही सोनेट्स लिखे जाने लगे ना। फॉर्म इन इंग्लिश पेट्रार्कनिज्म एज स्टैंडर्ड मोड ऑफ लव पोएट्री was miscellany tradition व्याट सरेज फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। और उसके बाद में और भी जो कलेक्शंस हैं वो भी आते हैं ना, पैराडाइज ऑफ डेंटी डिवाइस, ये उसी के आसपास के इस तरीके से। तो व्याट और सर्रे को इन्होंने काफी बाद में द टू chieftains who greatly polished the rude and homely manner of vulgar poesy, जो पहले बहुत सामान्य सी कविताएं लिखी जा रही थी उनको पॉलिश किया और उनको बहुत अच्छे से स्टार्ट किया व्याट और सर्रे ने। तो ये सारी जो डेट्स हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस जो हैं वो क्रोनोलॉजी से आते हैं, तो ये डेट्स का बार बार हम रिवीजन करते रहते हैं।
तो इससे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि टोटल्स के तो एक ही, इस लेसन में तो हम एक ही डेट पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आसपास की डेट्स हैं उनको जोड़ के क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो कलेक्शंस हैं और जो वर्क्स हैं उनके साथ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन है, चूज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, काक्सटन फर्स्ट फोलियो, तो फर्स्ट काक्सटन को हम पहले पढ़ चुके हैं, और शेक्सपियर को हम नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फोलियो जो है वो शेक्सपियर का ड्रामा का कलेक्शन है ना। तो ऐसे सबको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और जो मिल्टन की एरियोपेजिटिका है, अब अगर उन सबका क्रम पता होगा तो क्वेश्चन सही से आंसर कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड सेट, सेम फिर आगे दिया। तो इस लेसन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये याद रखने का है कि टोटल्स की मिसलेनी के बारे में जो चल रहा है, उसकी टाइमिंग, उसकी क्रोनोलॉजी वगैरह सब, और उसके बारे में जितना ज्यादा जान सकते हैं। सीफर्ड कैलेंडर को आगे हम पढ़ेंगे। और सर थॉमस व्याट एंड द अर्ल ऑफ सर्रे जॉइंटली ब्रॉट आउट द टोटल्स मिसलोनी ना, ये दोनों इसमें आए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अर्ल ऑफ सर्रे, तो अर्ल तो एक उपाधि है, इनका जो असली नाम है वो क्या था, तो वो हेनरी हॉवर्ड था। इसको भी हम ऑलरेडी पहले लेसन्स में कवर कर चुके हैं। ये अब बात करते हैं जिस सोनेट पे डिस्कशन कर रहा है कि करते हैं कि जो सोनेट जो है वो इतना इन्होंने स्टार्ट किया, और बाद में वो काफी इम्पोर्टेंटली इंग्लिश में सारे राइटर्स जो हैं आगे यूज करेंगे, बहुत सारे राइटर्स इसको यूज करते हैं। तो ये इवोल्यूशन देखते हैं इसका, और स्ट्रक्चरल लेआउट इसमें सोनेट को समझना, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं किस किस को, दोनों जो राइटर हैं व्याट को भी और सर्रे को भी। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसके पायोनियर कौन है, वो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये 14th सेंचुरी में इटली में थे। तो ये इसको शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट इमिटेटेड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस व्याट, और ये जो कविता लिखने का तरीका है, ये जो वर्स है, छंद है, जिसको सोनेट बोलते हैं, जो 14 लाइंस की एक पोयम होती है, तो उस पोयम को लिखने का जो तरीका है वो स्टार्ट करते हैं फ्रांसेस्को पेट्रार्क, और इंग्लैंड में लेके आते हैं उस तरीके को सर थॉमस व्याट, और अर्ली 16th सेंचुरी में लेके आते हैं। थॉमस व्याट की सारी क्रोनोलॉजी वगैरह पहले लेसन्स में कवर कर चुके हैं। और तब ये लेके आते रहे हैं, तो उस समय का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जो इसका स्ट्रक्चरल लेआउट का, इसमें 8 लाइंस को ऑक्टेव बोलते हैं, और बाद की जो 6 लाइंस हैं उनको सेस्टेट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में उस समय पे इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी, मतलब कविता के जो अंत में लय आती है वो कैसी थी, तो वो ये थी ए बी बी ए और सी डी ई या फिर सी डी सी और सी डी सी। तो ये भी विद एग्जांपल्स आगे सब, एक एग्जांपल्स इसके पोयम के पार्ट्स उठा के रख दिए, एक एक पोयम सोनेट्स तीनों प्रकार के, तीनों राइम्स पे। फिर बाद में इसको डेवलप करते हैं कौन, शेक्सपियरन जो होते हैं वो अर्ल ऑफ सर्रे। ठीक, तो अर्ल ऑफ सर्रे इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, और फिर इसको सब यूज करते हैं विलियम शेक्सपियर, बिकेम इट्स ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर। तो तब क्या हो जाता है, ये क्वार्टरेंस में चेंज कर देते हैं। लाइंस तो रहती हैं 14 ही, लेकिन 4 4 4 के 3 क्वार्टरेंस और 1 कंक्लूडिंग कपलेट ऐसे बना दे। तो इसका एग्जाम्पल भी आगे आ जाएगा। फिर एडमंड स्पेंसर इसमें और एक विशेषता जोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको एक इंटरलॉकिंग सेटअप देते हैं। तो वो इंटरलॉकिंग सेटअप क्या है वो भी आगे आ जाएगा, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है ना वो भी याद कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी, कि इनमें क्या फर्क होता है। ए बी बी ए सी डी, या फिर लास्ट में ये सी डी सी रहता था। तो ये जो ए बी बी ए है, इसी को ही फिर ये ए बी सी डी, क्योंकि ये तो 3 क्वार्टरेंस में चेंज कर रहे हैं, वहां तो सीधा 8 लाइंस का एक ऑक्टेव और 6 लाइंस का सेस्टेट था, ये इसके 3 पार्ट कर देते हैं, 4 पार्ट। तो ए बी सी डी ई एफ और जी जी। लेकिन ये इसको जोड़ देते हैं कि अगर ये बी से एंड हो रहा है तो अगला जो क्वार्टर है वो बी से शुरू होगा, तो वो कैसे होगा, बी सी। और अगर फिर ये सी से हो रहा है लास्ट, तो अगला जो होगा वो सी डी होगा इनके केस में। तो ये बस इनमें एक मामूली सा अंतर है।
उस समय का जो लॉजिकल प्रोग्रेशन था वो इसमें दिया हुआ है, और रोल ऑफ फाइनल कपलेट, ठीक है। फिर इंग्लिश एडेप्टेशन, इंग्लिश में कैसे कैसे करके इसको अडेप्ट किया गया। तो अगर इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे एक बार कि तीनों प्रकार के जो सोनेट्स हैं, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे ये सबसे पहला एग्जाम्पल है जो पेट्रार्कन था, जो सीधा सीधा किसने इंग्लिश में लेके आए, वो थे सर थॉमस व्याट। तो पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट का एग्जाम्पल है, ये जॉन मिल्टन ने भी यूज किया, ए सी डी ई सी डी। तो ये सारी राइम स्कीम का विद एग्जाम्पल्स ये आपके सामने है। तो इसमें लास्ट में जो स्पेंट है, तो ए बी बी में वाइड है, ए बी बी ए, तो वाइड को ही यहाँ से शुरू कर देते हैं, और बेंट और स्पेंट, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो शेक्सपियरियन है। तो इसमें क्या है, फोर फोर लाइन के क्वार्टरेंस बना दिए हैं। तो उसमें ए बी सी डी, तो इसमें कोई भी जो मतलब एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा, अलग अलग ये लाइनें हैं सारी, लास्ट की लाइन छोड़ के। तो ऐसे है ये, सेल आई कंपेयर, तो ए बी सी डी ई एफ जी जी, ऐसे बन जाएगा ये शेक्सपियरियन स्ट्रेंजा, या फिर जिसको अर्ल ऑफ सर्रे जो हैं वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद में जो स्पेंसर हैं, आगे मेमोरेटी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें जो सोनेट्स हैं ये, तो उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें इंटरलॉकिंग होता है, जुड़ी हुई राइम स्कीम होती है। तो ये इसका एक अलग फैक्ट है कि इसमें क्या होती है, जुड़ी हुई राइम स्कीम होती है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ये था इसका। और फिर धीरे धीरे करके एक टाइम के साथ सोनेट में क्या चेंज आता है कि 16th सेंचुरी में क्या कवि, ये जो था ये ज्यादातर कोर्टली लव के आधार पे लिखे जाते हैं। फिर बाद में 17th सेंचुरी में जॉन डन वगैरह हैं जो इस ट्रेडिशन को तोड़ते हैं, और इससे हटके थोड़ा रिलीजियस थीम्स पे लिखते हैं। तो जब जॉन डन को पढ़ेंगे, उसके सोनेट्स को पढ़ेंगे, तो वो सारी थीम्स वगैरह भी देख लेंगे। फिर ऐसे करके इसमें थोड़ा चेंजेस आता है, और बाद में ये काफी सारे लोग लिखते हैं। तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हैं कि फिलिप सिडनी ने, एडमंड स्पेंसर ने, शेक्सपियर ने मॉडर्न लव पे, है ना। तो ये हाउस ऑफ लाइफ, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा किसको, टोटल्स की मिसलिनी को, कि उसमें क्या है, सोनेट्स क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, कि जो हमारा थर्ड जो चैप्टर है उसमें कुछ ही लेसन्स बाकी हैं, फिर एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा एलिजाबेथन एज के साथ, जिसमें हम स्टार्टिंग के हिस्ट्री देखेंगे, और उसके जो मेन मेन राइटर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।